नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एक ही दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल, चंडीगढ़ और सहारनपुर में कई रैलियां की, 3 रैलियां की। और अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार का जहां जमकर गुणगान किया, वहीं कांग्रेस पर भी खूब बरसे। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने यह जताने की कोशिश की कि संसद ठप कर देश के विकास में रोड़ा अटका रही है कांग्रेस, जबकि सरकार तो अपना काम कर रही है। और इस बीच सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने अपने मन से मुलायम सिंह यादव की तारीफों के कसीदे गढ़े तो सियासत भी तेज हो गई। जेडीयू ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि बिहार चुनाव से पहले दबाव की ओछी राजनीति पर बीजेपी उतर आई है। तो क्या इसके मायने यह हैं कि कांग्रेस पर गरम और मुलायम पर नरम होने के पीछे बिहार का चुनाव है? आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल, मोदी ने क्यों कहा कांग्रेस लोकतंत्र के लिए खतरा है? सवाल यह भी कि क्या सिर्फ कांग्रेस की वजह से मोदी काम नहीं कर पा रहे हैं? और सबसे अहम सवाल ये कि मोदी ने उत्तर प्रदेश में क्यों की मुलायम सिंह की तारीफ? तमाम सवालों के जवाब मैं तलाशूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। पहले चंडीगढ़, फिर सहारनपुर और आखिर में ऋषि। 4 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की और तीनों रैलियों में निशाने पर थी सिर्फ कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर तीखा हमला करते हुए मॉनसून सत्र के बर्बाद होने का पूरा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को आंदोलन करने की बीमारी जाती नहीं है, अभी भी उनके अंदर सुगबुगाहट चलती है। उनको लगता था कि मामला इतना गंभीर है कि 5-7 साल तक उनकी गाड़ी चल जाएगी। 400 पार्लियामेंट के मेंबरों की परवाह न करना, लेकिन 40 लोग देश के भविष्य के सामने रोए अटकाने के लिए षड्यंत्र करते रहे। ये भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। लोकसभा में हमारी आवाज को वोट दिया जाता है तो लोकसभा के आगे भी एक जनसभा होती है, और जनसभा किसी से कम नहीं होती है। और इसलिए आज मेरी लोकसभा का केस मैं जनसभा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा। इधर मोदी कांग्रेस पर बरसे, उधर कांग्रेस भी आरोपों के तीर लिए मैदान में उतर आई। कांग्रेस ने मोदी की चंडीगढ़ रैली पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की चंडीगढ़ रैली की वजह से 187 स्कूलों को जहां बंद कर दिया गया, वहीं एक शहीद के अंतिम संस्कार में भी बाधा पहुंची। चलने देने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं अपने मंच से मुलायम सिंह की तारीफ कर सियासी विरोधियों को हैरान कर दिया। राजनीति में आदरणीय मुलायम सिंह जी भी हैं। मुलायम सिंह जी हमारे विरोधी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे लोकतंत्र की इज्जत करते हैं। संसद चले, इसके लिए मुलायम सिंह रात रात मेहनत करते रहे, लेकिन इन लोगों ने संसद चलने नहीं दी। मोदी का मुलायम की तारीफ में कसीदे गढ़ना महज इत्तेफाक नहीं, मॉनसून सत्र में मुलायम कांग्रेस के बीच की दूरी की बात छिपी नहीं है। सामने बिहार के चुनाव है और महागठबंधन से मुलायम सिंह अलग हो चुके हैं। तो क्या मोदी मुलायम से अपना प्रेम दिखाकर महागठबंधन की खाई को और चौड़ी करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा तय कर लिया है कि मुलायम सिंह जी और उनकी पार्टी को कैसे विवादों के घेरे में लाया जाए। कमोबेश सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है, ऐसी आशंकाएं हम लोगों को है बिहार में भी महागठबंधन से समाजवादी पार्टी के एग्जिट को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में गतिरोध को भले ही मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि मॉनसून सत्र के दौरान सरकार के विरोध में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं खड़ी थी। जेडीयू, टीएमसी, आरजेडी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार के विरोध में थी। ऐसे में सिर्फ कांग्रेस पर सवाल उठाने के पीछे क्या मोदी सरकार का कोई छिपा हुआ एजेंडा है? चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज 24। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता भी रह चुके हैं मीम अफजल, जेडीयू के वरिष्ठ नेता अली अनवर और समाजवादी पार्टी के मोहम्मद शाहिद जुड़ चुके हैं। मीम अफजल साहब, आप देश की विकास की राह में रोड़ा हैं, आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं, आरोप जायज हैं? देखिए, आरोप लगाना तो मोदी जी से कोई सीखे। आपको याद होगा कि चुनाव के बाद मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने एक बात बड़े जोर से कही थी कि हम लोगों ने अभी तो 44 पर पहुंचाया इनको, हम भारत से
भारत को कांग्रेस से मुक्त कर देंगे और ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और आज हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह हम पर अटैक कर रहे हैं उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन कांग्रेस से और कांग्रेस के हमलों से वो इस कदर परेशान हैं हमले क्या कि वो किसी तरह सीधी से भाषा में सादी भाषा में कहा जाए मीम अफजल साहब, यू आर होल्डिंग द कंट्री हॉस्टेज, यू आर होल्डिंग द कंट्री टू रैंसम। 44 लोग पूरे देश को बंधक बनाए हुए हैं, देश की विकास की गति को बंधक बनाए हुए हैं। मुझे बताइए, मैं आप ही से पूछता हूं चौधरी साहब कि ये बात प्रधानमंत्री इस वक्त क्यों कह रहे हैं? जब हमने बंधक बना रखा था उनके बकौल, उस वक्त प्रधानमंत्री खामोश क्यों थे, क्यों नहीं बोलते थे? आज अचानक उनको इतनी देर के बाद ये कैसे याद आया कि हमने पार्लियामेंट को बंधक बना रखा है या देश को बंधक बना रखा है? नहीं, वो इसलिए भी और विकास की मीम गति जो अफजल है साहब उसको वो हम इसलिए रोकने का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुतेरे ऐसे प्रपोजल जो दरअसल जिनकी जननी कांग्रेस पार्टी थी, मैं जीएसटी की बात करूं, मैं भूमि अधिग्रहण बिल, चलिए वो कुछ संशोधन लाना चाह रहे थे, ये तमाम चीजें इनिशिएट कांग्रेस पार्टी ने की, आप इन्हें ही पास नहीं होने दे रहे। अब भूमि अधिग्रहण बिल हमारा इनिशिएटिव था और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम पार्टियों ने मिलकर के उसमें कानून पास किया था। उसको बदलकर लाने की कौन सी तुक थी? और उन्होंने आपने आपका 3 साथ बार दिया, आप उनका साथ देते। अधिवेशन यही तो राजनीतिक तकाजा भी होता है, नहीं, हमने यही क्यों साथ परिपक्वता देना होती है। उनका? क्यों भाई उन्होंने दिसंबर तब्दीली की? 2013 में साथ उन्होंने दिया ना तब्दीली बीजेपी ने की। भूमि अधिग्रहण पर आपका। देख, बिल्कुल दिया, और उसके बाद उससे क्यों पलट गए? जो कानून पास हो गया था उसको लागू करने का काम उसमें क्यों वो नहीं कुछ किया? और तरमीम करना चाह रहे और थे, अब क्यों कर आप दिया? कम से कम बहस तो करते, आप तो कोई बहस करने तरमीम को तैयार उनकी- नहीं। उनकी तो आज भी उसी पर कायम रहते ना। आज क्यों इन्होंने इसको बदल करके, क्यों जो उन्होंने बात कही थी उससे वापस चले गए? 3 बार आप जो है ऑर्डिनेंस लाने के बाद फिर वापस जाकर के आपने उसी को कबूल कर लिया। इससे क्या सिद्ध होता है? तो आप कंस्ट्रक्टिव हम सही थे या ऑपोजिशन तो कर नहीं रहे। वो सही थे? आपका हाल वो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बिल्कुल खिसियानी constructive। बिल्ली खंबा नोच रही है, नुकसान देश का हो रहा अरे है। अगर हम चौधरी साहब, अगर हम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात करते तो प्रधानमंत्री ने क्यों मान लिया उसको? क्यों वापस चले गए? क्यों यू टर्न ले लिया? अगर वो सही थे तो देश के सामने अपना मुद्दा रखते। उन्होंने तो कहा था हमारे 300-250 एमपी जो हैं वो अब एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के ये बताएंगे कि हम सही हैं। कहां हैं वो तमाम एमपीज? उन्होंने कितना काम किया? प्रधानमंत्री की अपील पर उनके एमपीज ने काम नहीं किया। हमसे क्या शिकायत कर रहे हैं? वो देश को कन्विंस करने का काम क्यों नहीं किया उन्होंने? संबित पात्रा, देश को कन्विंस करना, संसद को चलाना पहली प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है। क्या हताशा दिख रही है प्रधानमंत्री की जब वो ये कहते हैं कि देश को बंधक बनाया जा रहा है? अब मैं जनसभा में अपनी बातें कह रहा हूं, लोकसभा में कह नहीं पाता हूं। देखिए, पहले तो मैं मीम अफजल साहब का उस बात पे रिएक्ट करूं जब मीम साहब ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। आपको याद होगा कांग्रेस मुक्त भारत की बात पहली बार गांधी जी ने 1947 में की थी कि अब तो कांग्रेस ने अपना काम कर दिया है, अब इस कांग्रेस से मुक्त हो जाओ, नहीं तो इस कांग्रेस में पॉलिटिकल वॉर्स होते रहेंगे, राजनीतिक क्रीड़ाएं होती रहेंगी और देश पिछड़ जाएगा। गांधी जी के उस सपने को नरेंद्र मोदी जी ने संजोया है और उसे पूरा करने का बीड़ा पाला है। दूसरी बात है, जहां तक ये कहना कि अगर जनसभा में जाके नरेंद्र मोदी जी लोकसभा की हकीकत को रखते हैं तो इसमें क्या गलती है? नहीं, हताशा दिख रही है। लोकसभा से बड़ा कोई सभा है तो वो जनसभा है। हताशा दिख रही आप है। देखिए हताशा कहां दिख रही है, जहां हताशा कहां दिख रही है ये आप जनसाधारण से पूछ लीजिए। मुझे लगता है ये डिबेट का भी विषय नहीं है। नहीं, डिबेट का हताशा विषय कहां है, ये आज हर कोई डॉक्टर जानता संबित है। पात्रा, इसमें डिबेट किसी का प्रकार विषय है। जिस ऑर्डिनेंस पर, जिस बदलाव पर, भूमि अधिग्रहण बिल पर अपनी पॉलिटिक्स एक तरह से
वो पूंजी लगा दी प्रधानमंत्री ने, अब आप उसे वापस ले लेते हैं। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन की भी बातें हो रही थी, सेशन को रोक किया गया था, उसकी भी एक गुंजाइश, एक दरवाजा खोले रखा था, अब आप उसे वापस ले लेते हैं, क्यों? मैं इसका उत्तर देता हूं। आप देखिए 2013 में जब ये भूमि अधिग्रहण बिल पारित हुआ, हमने बिल्कुल साथ दिया और प्रधानमंत्री जी ने भी सदन के पटल में कहा हमने इसका साथ दिया था। मगर उसके पश्चात जब 26 जून 2014 को नितिन गडकरी जी, जो कि तत्कालीन मंत्री थे उस समय, उनके साथ बैठक हुई तमाम मुख्यमंत्रियों के और उनके सचिवों के, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस रूल्ड जो मुख्यमंत्री थे, स्टेट्स के मुख्यमंत्री थे, हुड्डा साहब हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान साहब हो, चाहे केरला के सीएम हो, इन सब ने कहा कि ये जो कानून पारित हुआ है इससे 1 इंच भूमि भी अधिग्रहित नहीं हो सकता है, इसमें संशोधन लाने की आवश्यकता है। हमने इन सब की बात मानी, संशोधन हम लेके आए, एक भ्रम फैलाया गया और प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा अगर भ्रम फैलाकर भी मेरा किसान भाई अगर परेशान होता है, भ्रम के कारण भी वो डर में रहता है, भ्रम फैला दिया। हमारे लिए सबसे बड़ा किसान है। 44 आदमियों ने भ्रम फैला दिया। 44 आदमी और उनके समर्थक मीडिया वालों ने भ्रम फैलाया। हाँ। बिल्कुल खुल के भ्रम फैलाया। उस भ्रम और उसमें प्रधानमंत्री ने, देखिए प्रधानमंत्री उसमें भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ भी आ गए। उस भ्रम में भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ भी आ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर वो भी अपने विषय को रख रहे थे, हमने सबके विषय को सुना और अगर सबके विषय को सुनकर हमने किसान को ही प्राथमिकता दी तो इसमें क्या बुराई है? ये एकोमोडेटिव सरकार है। एकोमोडेटिव सरकार को डर के साथ एक साथ खड़ा करना आपने अकोमोडेटिव शब्द इस्तेमाल किया ना डॉक्टर पात्रा, तो आप कहते डॉक्टर पात्रा, आपने अकोमोडेटिव शब्द इस्तेमाल किया, वो एक पुरानी कहावत है, बड़े दिनों बाद मुझे याद आई। मैंने एक दो से पूछा भी कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। वो होता है ना कि दूसरे की आंख में तो तिनका दिखता है, अपनी आंख में शहतीर। मैं 3-4 ना कुछ आपके सामने कमेंट्स रखना चाहूंगा। जनवरी 30, 2011, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा अरुण जेटली, Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignore issues, and in such situations, obstruction of Parliament is in favor of democracy. गतिरोध लोकतंत्र का हिस्सा है। 22 अगस्त, we are not interested in a debate. What is there to debate? सितंबर 7, 2012, one session of Parliament has earlier been lost on account of corruption and allotment of 2G spectrum that helped this country cleanse the telecom sector. Hopefully, the long-term gains of this session may enable future governments to clean up the process of allocation of natural resources, quote unquote. सितंबर 2012, जब 13 दिन, 20 दिन में से 13 दिन कार्रवाई बाधित रही थी, आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने ही की थी। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष लोकसभा सुषमा स्वराज, संसद की कार्रवाई नहीं चलने देना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। आप करते थे तो तिनका था, ये कर रहे हैं तो शहतीर। मैं बताता हूं, जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है जिसपे हिंदुस्तान काम करती है, हिंदुस्तान का संसद काम करता है, उसमें 5 Ds है, प्रिंसिपल्स ऑफ 5 Ds। नंबर 1 डिस्कशन, नंबर 2 डिबेट, नंबर 3 डिसेंट, नंबर 4 फाइनली डिसीजन, नहीं तो डिसरप्शन। जब डिसरप्शन ही पहला पिलर बन जाए तो वो गलत है। आप देखिए, जहां तक 2G का विषय हो और जहां तक CAG का विषय हो, इन तमाम मसलों पर CBI की जांच और जिस प्रकार से टेबल पे तारी रिपोर्ट रखी गई थी, CAG की रिपोर्ट रखी गई थी, उसके बाद हमने कहा कि आप इस पे JPC गठन करिए, आप हिंदुस्तान की जनता को जवाब दीजिए। करने को तैयार नहीं थी कोर्ट का आदेश आने के बाद। आर यू रनिंग आउट ऑफ टाइम? किस चीज? क्या समय के साथ अब लड़ाई हो गई है? GST 1 अप्रैल 2016 तक अब रोल आउट नहीं हो सकता। क्या अब ये दिक्कत, ये समस्या मुंह बाय खड़ी है, ये आपको परेशान कर रही है? आपने बहुत संदीप जी, the people who work hard always run out of time because they have lots to achieve. The country is running out of time. ये देश समय से पीछे चल रहा है, इसे समय पे लाना है। बहुत वर्षों तक, 60 वर्षों तक इसकी सुध नहीं ली गई। हम सुध तो ले रहे हैं, हम घबरा रहे हैं कि GST पास नहीं होगा तो क्या होगा, देश कैसे आगे जाएगा। तो क्या ये घबराना वाजिब नहीं है? आप पूछिए मीम साहब से। मीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे अली अनवर के पास जाना है। मीम साहब, मुख्तसर तौर पर। देखिए, आपका कहना यह है
कि आपको आगे जाना है। मैं ये देख रहा हूं कि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी थी उस वक्त महंगाई कहां थी, आपने आसमान सर पर उठा लिया। डॉलर का रेट 58 रुपए था, आपने कहा था हमने पूरा देश बेच दिया। आज डॉलर का रेट 66 रुपए 41 पैसे है आज। आप बताइए आपने देश को कितना बेचा। और बल्कि अभी समित पात्रा उसके फायदे बताने लगेंगे कि 66 रुपए बढ़ने से अभी इकोनॉमिक टाइम्स को रिपोर्ट करेंगे कि अभी इसका बड़े फायदे हुए हैं देश को। लेकिन जब 58 हो गया था देश बिक गया था डिबेट में। और आज जो देश है वो बहुत आगे चला गया है और अभी उसको बहुत आगे जाना है। नहीं देखिए, तो मेरा ख्याल है डॉलर जब 70-80 रुपए पहुंचेगा तब देश बहुत आगे जाएगा। पर उसमें आप जब महंगाई अपने हॉट लेवल पर पहुंच जाएगी, साहब उस बात को आप नकारते रहिए। अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ट्रैक पर नहीं आएंगे, और अली अनवर क्योंकि आप पत्रकार भी रहे हैं, मुझे ये बताइए राजनीति क्या रह गई है? एक तरफ से हवाबाज कहा जाता है, दूसरी तरफ से जवाबी फायर आता है हवालाबाज। ये जुमलेबाजी में ही देश चलकर रह जाएगा क्या? हमारा काम आसान हो जाता है पत्रकारों का, अट्रैक्टिव हेडलाइंस बन जाती हैं, अट्रैक्टिव ग्राफिक्स बन जाते हैं, पर बाकी ये दरअसल अट्रैक्टिव नहीं है, ये देश की सेहत के लिए आकर्षक नहीं है। चौधरी साहब, आपने बिल्कुल संदीप पात्रा साहब से बिल्कुल सही पूछा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उसका तो आशय यही हुआ कि जो हम करें तो हलाल और वो करें तो हराम, वही काम ये करते थे पार्लियामेंट में, तो वो ठीक था। आपने बजाते अच्छा किया, जेटली साहब का, सुषमा जी का पढ़ करके सुना दिया कि क्या बोले थे, और हम लोग तो पार्लियामेंट में मौजूद ही थे। अब देखिए, ये जो कह रहे हैं कि 40 लोग, ये 40 लोग नहीं, इंटायर अपोजिशन इनके खिलाफ, इंटायर अपोजिशन। इवन लैंड वाला जो बिल था जिसको इनको वापस लेना पड़ रहा है, उसमें अकाली दल, शिवसेना, और आपने ठीक कहा कि इनके जो किसान संगठन है वो लोग भी, उन लोगों का भी विरोध था, फिर भी ये अड़े हुए थे, मूछ का सवाल नहीं, ये मूछ का सवाल जो तो आपने कहा ना, अली अनवर साहब, आपने ये जो मूछ का सवाल की बात कही, देखिए आपका इतना लंबा तजुर्बा है, हमारी संसदीय प्रणाली, हम कहते हैं हमारी संसदीय व्यवस्था इतनी मजबूत है, ये इतनी तलखी, इतनी रंजिश, व्यक्तिगत द्वेष 70 के दशक के बाद, उस वक्त तो मैं बच्चा था, पर 80, 90 और पिछले 2 दशकों की राजनीति में जानता भी हूं और समझता भी हूं। मुझे याद नहीं पड़ता कि इतनी तलखी, इतनी रंजिश, इतने जहर बुझे बयान, ऐसी ईगो टसल आपने देखी है क्या कभी? और ये दोनों तरफ से हो रही है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल माने आप 100% सही कह रहे हैं चौधरी साहब। मैं तो कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इतने तेज तर्रार नेता थे और इतना कटाक्ष, करारा कटाक्ष करते थे ऑपोजिशन पर, रूलिंग पार्टी पर, तो वो फिर प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन ऐसी तलखी कभी नहीं देखी गई। हमारे माननीय मोदी जी को कम से कम और दूसरे से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी से तो सबक लेना चाहिए। किसने शुरुआत की इस तरह से बदकलामी और बदजुबानी, इस तरह की नहीं, दोनों तरफ से हो रही है, आक्रामक भाषा, ये दोनों तरफ से हो रही है। एक तरफ गांधी परिवार है, एक तरफ मोदी, दोनों तरफ से हो रहा है। हमने कहा, हम कह रहे हैं कि शुरुआत तो खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। इनका ये कहना कि चुन चुन करके सफाया करो और जनता से फिर हुंकारी भरवाते हैं कि सफाया करोगे। अरे भाई, ये एक इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की इस तरह की बात, इस तरह की भाषा, ये तो शोभा नहीं देती है। संबित पात्रा, मुझे ब्रेक में जाना है। अली अनवर साहब, संबित पात्रा रिस्पॉन्ड कीजिए। ये आंकड़ों का दम था क्या? ये गुरूर भी बोला आपका
कि 282 हैं हमारे पास, हम तो राजा हो गए, जो करना चाहेंगे करेंगे। बिल्कुल, अब इतना वो बहुमत मिल उल्टा गया, पड़ क्या रहा गुरूर है, है? वो उल्टा पड़ रहा है, वो तलखी। देखिए, मैं आपको बताता हूं, पहली बात तो मैं बड़े आदर के साथ कहूंगा जेडीयू के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई साहब को कि पहले वो लोग राम मनोहर लोहिया जी और उनके व्यवहार को तो अपने आप में समाहित कर ले, बाद में हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं या नहीं उसके बारे में बाद में प्रवचन करेंगे, पहले राम मनोहर लोहिया जी के विषय में चिंता करें। दूसरी बात, आप देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस पूरे विषय को रखा है, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे अभी हो, पहली बार किसी व्यक्ति ने बिल्कुल सच्चे तरीके से, गांधी परिवार ने जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष को अपने चंगुल में लेने की कोशिश की थी, उसके हिसाब को देश के सामने रखा है कि क्या एक ही परिवार की बपौती हिंदुस्तान है? कतई नहीं। क्या एक साधारण व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? मेरा सवाल क्या ये है, हिसाब नहीं देना चाहिए? इतना एंटोगोनिस्टिक होकर, ऐसा अलगाव पालकर देश नहीं चलता है। ये 125 करोड़ का देश है, क्या वहां पर चूक हो गई? आपको लगा 282 आ गए, बात खत्म, और किसी से बात करने की जरूरत नहीं, पर ऐसा हुआ नहीं, ना हो सकता था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए 10 वर्षों तक हम विपक्ष में रहे हैं, अधिकांश समय हम विपक्ष में रहे हैं। क्या कभी भी हमने देश को रोक दिया? क्या कभी भी हमने ये कर दिया कि संसद ना चल सके और देश में बहुत बड़े बड़े विधायक जो हैं वो पारित ना हो सके? कभी नहीं हुआ। ये कभी भी डिबेट का विषय भी नहीं बना। आज डिबेट का विषय क्यों बन रहा है? कांग्रेस की हालत हमेशा रही है जल बिन मछली वाली, जब वो सत्याचित हो जाती है। कांग्रेस जैसे ही सत्ता से बाहर निकलती है तो तड़पने लगती है जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया है, और किसी भी कीमत पे उसे सत्ता चाहिए। और ये आज जो हम देख रहे हैं, ये उसी का रिपरकशन देख रहे हैं। जी मोहम्मद शाहिद साहब, माफी चाहूंगा, आप तक मैं अभी नहीं आ पाया, और उसके पीछे एक वजह भी है, क्योंकि अभी मुझे जो ये मुलायम कार्ड खेला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा। उस पर मैं वक्त लगाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल में चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री के उस बयान की, ताजा बयान की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को देश के विकास की राह में रोड़ा बताया है। लोकसभा में बोल नहीं पाते हैं, जनसभा के बीच जाकर उन्होंने ये बात कही। क्या ये हताशा भी है? ये हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज एक दांव भी चला, एक कार्ड भी चला, मुलायम कार्ड। मुलायम सिंह यादव की भूरी भूरी प्रशंसा की। इतने मुलायम क्यों हो गए? मुलायम पर खेल क्या है मोहम्मद शाहिद? ये तारीफों के पुल क्यों बांधे जा रहे हैं? खेल क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी। सबसे पहले कि प्रधानमंत्री जी ने, अगर मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी की तारीफ की है, तो उनका परिप्रेक्ष्य था कि लोकसभा चलने देने और ना चलने देने के ऊपर, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है। और उसके बहुत ज्यादा मतलब ढूंढने का मेरी जहां तक समझ है कोई मतलब नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा मतलब निकालने की जरूरत क्यों ना निकालूं? प्रधानमंत्री क्यों ना निकालूं? कि नेताजी मोहम्मद शाहिद भाई, क्यों ना निकालूं? एक महागठबंधन शक्ल अख्तियार कर रहा था, संदीप भाई, उसके अगवा मुलायम सिंह यादव थे। नैया को बीच खवैया में छोड़कर निकल पड़े। अपने आप 243 आपकी जाथर तो आप समझते हैं ना शब्द, आप तो गांव देहात से जुड़े हुए हैं। जाथर आपकी है नहीं 243 सीटों पर लड़ने का, 24 सीट पर लड़ने की। बहस होकर उस पर बहस हो, सारे दल उसमें बैठे और बहस हो और देश की समस्याओं पर उस पर चर्चा हो। नेताजी ने ये कहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने शायद यही उनका परिप्रेक्ष्य था। और आपको बताएं संदीप जी, देश में ये दूसरे नेता हैं मुलायम सिंह जी जिनको नेताजी से संबोधित किया जाता है। पहले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब, दूसरे हैं माननीय मुलायम सिंह यादव। 15 महीने बाद मुलायम सिंह यादव किया जाता है। 15 महीने बाद हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए बड़े फख्र की बात। मोहम्मद शाहिद जी, ये बताइए 15 महीने बाद याद क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। मॉनसून सत्र में है, वो तो मैं बाइट सुना सकता हूँ, बयान सुना सकता हूँ नेताजी का, जिसमें उन्होंने कहा कि काम करने दीजिए, उसी पर तारीफ कर देते। पार्लियामेंट में जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर डिबेट हो, और उसमें डिबेट में जो कंक्लूजन निकले। और एक बात मैं थोड़ा सा संदीप जी और कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट चलाने के लिए बड़ा दिल करना पड़ेगा। और पार्लियामेंट चलाने के लिए ये जरूरी नहीं कि विपक्ष ही सारे काम करे। पार्लियामेंट चलाने के लिए लोकसभा के जो सदन के नेता होते हैं उनका भी फर्ज है, उनकी सरकार का भी फर्ज है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाएं।
सुचारू रूप से देश की समस्याओं पर उस पर बहस कराए। हाँ। देश में महंगाई कितनी बढ़ रही है उस पर बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से हटाने का प्रयास कर रही है। आप ये देखिए, सबसे अहम बात है गलती किसकी बड़ी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये बताइए। महंगाई पे कोई मोहम्मद चर्चा नहीं शाहिद, करती। संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो केंद्र में सरकार नहीं, महंगाई को लेकर केंद्र में सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ। संदीप जी, किसकी जिम्मेदारी होगी? जो काला बाजारी आज देश के अंदर देखिए, आप अरहर की दाल को देखिए, आप जो गरीबों के मुद्दे उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ। आप देश को मुद्दों से उलझाने पर चर्चा तो कांग्रेस नहीं होने दे रही। आप बेरोजगार नौजवानों की बात नहीं करते। सत्ता पक्ष तो कह रहा है हम चर्चा करना चाहते हैं, कांग्रेस नहीं करने देती। नहीं, कांग्रेस जो देखिए, कांग्रेस के जो बुरे काम थे उसका नतीजा कांग्रेस की देश की जनता ने उनको दिया। हाँ। मगर आपको जनता ने चुना है। आप किसके साथ हैं अभी? सदस्यों का तो मतलब संसद चलनी चाहिए। तो कम से कम समाजवादी पार्टी आज बीजेपी के साथ है। उस घमंड के अंदर मत रहिए। तो समाजवादी पार्टी संसद को चलाने के मसले पर बीजेपी के साथ है। आपका इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास करिए। मोहम्मद शाहिद, क्या मैंने सही पढ़ा? बीजेपी के साथ तो पता ही नहीं है। देखिए, बीजेपी संसद चलाने के मामले में, सिर्फ संसद चलाने के मामले में सिर्फ हमेशा किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। संसद चलाने के मामले में आप बीजेपी के रवैये से मुतमईन हैं? नहीं, कतई नहीं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो उनकी तारीफ कबूल लेते हैं, चाहे वो किसी तरह के तारीफ को कहते हैं कबूल पार्टी ने हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जी। अली अनवर साहब, इसमें नहीं, बिहार का खेल है क्या? विपक्षी एका अगर तितर बितर होती है, उसी का कुछ मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी? चौधरी साहब, देखिए, कांग्रेस के एक मिनट अली अनवर जी को बोलने दीजिए। आप 40 सीटें देते हैं, हमारे साथ रह चुके हैं, हमको आप 5 देने का प्रयास कर रहे हैं। ये कैसे, ये दोहरा मामला? चलिए, अच्छा, अली अनवर जी को बोलने दीजिए ना, ठीक है। चौधरी साहब, हाँ, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से और जिस समय पर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की तारीफ कर रहे हैं, तो अब हम लोग उसमें क्या बोलेंगे? अब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को ही समझना चाहिए कि वो उनका काम बना रहे हैं। मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है अली अनवर भाई। ये धोबी पछाड़ के मायने समझाइए मेरे दर्शक को नहीं। देखिए, वो महीन राजनीति करते हैं, पहलवान रहे हैं, धोबी पछाड़ मारते हैं, पता भी नहीं लगता। और पछाड़ने के बाद भी कमाल की बात यह है कि 2 साल बाद जिस पर धोबी पछाड़ का इस्तेमाल किया, वही नेताजी के गुणगान भी करने लगता है फिर से। यही तो खासियत है, यही तो खूबियत है, खूबी है मुलायम सिंह यादव की। तो ये समझाइए ना, ये ताजा धोबी पछाड़ क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, अब तो मैंने हमने साफ साफ बिल्कुल कहा कि हम लोग तो बहुत सम्मान करते हैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का। और हम लोग तो हतप्रभ रह गए। हम लोगों ने तो माला पहनाया था उनको, पूरी कमान दी थी। ये बड़ी सेंधमारी तो नहीं हो रही, आप नहीं कह रहे। चलिए, मैं और थोड़ा और ज्यादा ब्लेटेंट हो जाता हूं। आज एक राष्ट्रीय अखबार ने फ्रंट पेज हेडलाइन बनाई है, यादव सिंह नोएडा अथॉरिटी के सर्वे सर्वा। आजकल सीखचों के पीछे चल रहे हैं, तफ्तीश चल रही है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के ही भाई, हिंदी में तो भाई कहेंगे, राम गोपाल यादव के बेटे, उनके नाम पर कितनी संपत्तियां हुई, क्या एक पूरी कंपनी ट्रांसफर हुई, मैं उसे भी जोड़कर देखूं। ये पीछे कुछ खेल तो नहीं हो रहा है? चौधरी साहब, हाँ, हम लोग तो अभी इतना व्यस्त हैं बिहार के चुनाव में, जो संबित पात्रा जी के मंत्री लोग केंद्र के कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं यहाँ, तो हम लोग तो अभी उन्हीं से निपट रहे हैं। उन्हीं से निपट कहाँ है कि हम लोग अगल बगल हुई है क्या? कोई डील भी हुई है क्या? हमेशा केंद्र सरकार पर यह आरोप लगता है कि भाई कुछ नेताओं के जब भी नाम आते हैं कि नहीं, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीबीआई का खौफ दिखाकर राजनीतिक पोस्चरिंग चेंज हो जाती है। यही खेल तो नहीं कर रहे आप?
देखिए इसमें हम- दो तीन हम तो बहुत इस बारे इंपॉर्टेंट में फैक्ट्स कुछ मैं नहीं आपके कर सामने सकते रख हैं। दूं। हाँ। एक सेकंड मैं कह देता हूं ना। देखिए दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूं। जो जस्टिस एमबी शाह और जस्टिस अरिजीत प्रसाद की जो एसआईटी बनी है ब्लैक मनी की, उन्होंने 2014 मई के महीने में एक रिपोर्ट रखी और इस रिपोर्ट में कहा कि ये यादव सिंह का जो मसला है ये मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है और हम 2 वर्षों से लगातार, मतलब जब से 14 से हम बने हैं, हम लगातार ये चिट्ठी लिख रहे हैं यूपी सरकार को कि इसके ऊपर कार्यवाही हो, कोई काम नहीं हो रहा है। जबकि 2007 से लेके 2014 तक का ये मसला है यादव सिंह का। उसके बाद ये पूरा एक नूतन ठाकुर करके महिला ने, जो अमिताभ ठाकुर की वाइफ है, उन्होंने PIL डाला लखनऊ बेंच इलाहाबाद कोर्ट में। इलाहाबाद कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने की तरफ से एक सेक्रेटरी ने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इलाहाबाद कोर्ट ने अपेंड किया। तुरंत यूपी सरकार भाग के गई सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि सीबीआई की जांच क्यों हो। कपिल सिब्बल उसके काउंसिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं हो, आपने कोई गड़बड़ी नहीं की है, तो तो वही डर तो सवाल क्यों है रहे मेरा, हैं? वही तो सवाल है संबित पात्रा। आपने पूरी भूमिका बांध दी, असल सवाल का जवाब नहीं दिया। पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग तो नहीं हो आप सुनिए, रही। आम आदमी के जहन में यही सवाल है। यादव सिंह की सच्चाई आएगी ना सामने। हाँ चौधरी साहब, अब सुनिए हाँ। एक सेकंड सुनिए। 2007 से लेके 2014 तक का ये मसला है। 10 वर्षों तक किसकी सरकार थी ये उसको पूरा भूल मसला जाइए। सामने अभी नहीं आ भरोसा रहा देते था। हैं आप। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, यादव सिंह की सुनिए सच्चाई ना, आएगी। ब्लैकमेलिंग कैसे होता है आप बताइए। ब्लैकमेलिंग कैसे होता है? ब्लैकमेलिंग विषयों को छुपा के, दबा के, कमरे के अंदर डीलिंग होके होता तो है। इस कोर्ट मसले में को नहीं सामने छिपाया जाएगा, तथ्यों को रख ना के दबाया ब्लैकमेलिंग जाएगा। नहीं होता है। इस मसले को ना छिपाया जाएगा, ना दबाया करप्शन का जाएगा। किसी मामले, देखिए करप्शन के किसी मसले को यहां नहीं दबाया जाएगा। वो दिन, काले दिन कांग्रेस के चले गए। हाँ। ये उजाले के दिन है। ये उजाले के भाजपा दिन की है। सरकार है। आप इत्तेफाक रखते हैं मीम अफजल साहब, सहारनपुर में जो बयान दिया गया उसकी जड़ में नोएडा का खेल तो नहीं है। सारे देश में उजाला जिस तरह से फैला है, चौधरी साहब बताने की जरूरत नहीं है। आते ही भूमि अधिग्रहण बिल पर जैसा उजाला फैला वो आपने भी देखा और पूरे देश ने उसकी मुखालफत की और इनको मुंह की खानी पड़ी। और अभी आप मुलायम सिंह जी के ताल्लुक से तारीफों की बात कर रहे थे। बहुत मशहूर एक मिसरा सुना देता हूं आपको कि मुलायम सिंह जी की तारीफ करना मोदी जी के मामले में बिल्कुल ऐसा ही है। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। भाई इनकी अगर दोस्ती हो गई तो फिर दुश्मनी की कोई जरूरत नहीं है किसी दुश्मन की। मैं समझता हूं डबल वार किया है, मुलायम सिंह जी पर भी किया है और बिहार पर भी किया है। इस वक्त प्रधानमंत्री जी को शायद बिहार से रिपोर्ट्स खराब आ रही हैं कि उनकी पार्टी की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए हताश होकर के वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि एक प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। पर मैं इसे तो ऐसा लगता है देखूं मीम अफजल साहब, इलेक्शन मैं इसे पॉजिटिवली मीम अफजल साहब, फिर मैं बोल रहे हैं। मोहम्मद शाहिद के पास भी जाऊंगा, संबित आपका रिस्पांस चाहूंगा। मैं इसे पॉजिटिवली क्यों ना देखूं कि 15 महीने आप थोड़ी अकड़ में, ऐंठ में जो रहे, अब पहली बार समझ में आया ऐसे नहीं चल सकता है देश। तो ये पहली कोशिश है और सीधी प्रधानमंत्री की तरफ से। वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, अरुण जेटली जो कोशिशें कर रहे थे विपक्ष के साथ कुछ तालमेल बिठाने की, शायद वो नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री ने अब खुद पहल की है कि नहीं, विपक्षी नेताओं को अपने साथ लेना होगा और उन्होंने पहला हाथ बढ़ाया है मुलायम सिंह यादव की तरफ। देखिए संदीप जी, मुझे कभी कभी तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है सिचुएशन प्रधानमंत्री जी का। आप देखिए, अगर वो किसी की खिंचाई कर दे, जैसे कि अभी कांग्रेस की है, तो उस पर डिबेट हो जाता है कि अरे खिंचाई क्यों कर दी इन्होंने, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। किसी की तारीफ कर दे तो डिबेट हो जाती है, ये तारीफ क्यों कर दी, ऐसा तो नहीं करना था। और कुछ ना बोले तो ये मौन व्रत क्यों धारण किया हुआ है, मौन व्रत भी यही तो सत्ता का ऊंट है। बताइए, वो अब ऊंट पर चढ़े हो तो हिचकोले खाने पड़े ना संबित। इसी को सत्ता पे बैठना कहते हैं। तो आपने बस, तो आप उत्तर मिल गया कि मजबूरियां समझिए। ऊंट के हिचकोले हैं ये ऊंट के हिचकोले हैं। इसको आप जिस प्रकार हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हमने कर दिया है, ये नहीं है। अगर मुलायम सिंह यादव जी ने लोकतंत्र में, क्या ये मैं पहली कोशिश मानूं, पहली मुकम्मल कोशिश,
और सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्ष को रीच आउट करने के लिए? आप एक कदम तो चलिए, प्रधानमंत्री ने कहा है आप एक कदम तो चलिए, 5 कदम मैं आपकी तरफ चलाऊंगा। मुलायम सिंह यादव जी 2 कदम चल के आए कि नहीं संसद चलना चाहिए, हम उनकी तरफ 5 कदम चल के गए कि बहुत अच्छी बात है, ये लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। आज अभी जब हम डिबेट कर रहे हैं, राहुल गांधी जी का बयान मैं सुन रहा हूं, वो भुवनेश्वर में बोल रहे हैं कि मैं अगला संसद का सत्र भी चलने नहीं दूंगा अगर ऐसा ही चलेगा तो क्या इनकी भी तारीफ होनी चाहिए या इनको आईना दिखाना चाहिए? आपसे सीखे हैं ये दोनों। देखो इस मामले में इस हमाम में सभी नंगे हैं संवेद, हमसे वो एनडीए की बात हो या यूपीए की बात हो। नहीं मैंने माफी से मैं कहना चाहूंगा, मैंने आपको बताया था, हाँ 5D के बारे में बताया था आपको, मैंने बताया था कि सीएजी की रिपोर्ट 1.76 लाख करोड़, सीएजी का रिपोर्ट 2.86 लाख करोड़, उसके बाद भी हम चुप रहते तो देश हमें क्षमा नहीं करता, और हम चुप नहीं बैठे, उसके कारण देश को 3.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। मोहम्मद शाहिद, क्या आप सर हिला रहे थे जब मैंने सवाल पूछा? क्या ये सत्ता पक्ष की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से पहली ठोस पहल है विपक्ष को रीच आउट करने की, विपक्ष को साथ लेने की? सिर्फ उतना ही मानूं या यादव सिंह वाला भी खेल है? देखिए यादव सिंह वाला खेल है क्या? नहीं उसको इस परिप्रेक्ष्य में कतई नहीं जोड़ा जाता। देखिए हमारे नेताजी ने कभी भी ये नहीं कहा, लोकतंत्र हमेशा ये चाहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो। देश में पार्लियामेंट में लोग चुन के जाते हैं, लोगों की आशाएं होती हैं कि हमारा पार्लियामेंट का मेंबर चुन के गया है और एक सरकार चुनी हुई बनी है, और उसके अंदर अगर डिबेट देश की जनता के लिए नहीं होगी, देश की बातों के लिए नहीं होगी, देश की समस्याओं पर नहीं होगी, और अगर आप इसी तरह का चाहे विपक्ष हो, चाहे मैंने पहले भी कहा संदीप जी, सत्ता के सदन के नेता का भी फर्ज बनता है सदन कैसे चले, वो कैसे उसकी प्रक्रिया कैसे पूरी हो, कैसे न पूरी हो, उस विपक्ष के साथ पहले तो ये तय करिए कि आप अपोजिशन में रहना चाहते हैं, रूलिंग पार्टी का रोल अदा करेंगे आप सेंटर में? नहीं, ये आपसे सीखने की जरूरत, ये कांग्रेस से सीखने की कतई जरूरत मुझको नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा देश में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वो चरित्र है ही नहीं। चलिए अब इसमें ये देखना होगा, संबित पात्रा, मोहम्मद शाहिद, पार्टी का चरित्र नहीं समझ रहे हैं, वक्त खत्म हो गया है। मोहम्मद शाहिद साहब, संबित पात्रा, अली अनवर साहब और मीम अफजल, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने चर्चा तो सुनी, लेकिन क्या दरअसल संसद सही मायने में चल पाएगी? कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होगा या डिसरप्शन ही होती रहेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों की अपनी अपनी बातें हैं। अगर उनको आइसोलेशन में देखेंगे तो बातें दोनों तरफ की बहुत ठीक भी लगती हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर, बड़ा खाका जब आप खींचेंगे, इस डिसरप्शन से वो सत्ता का दंभ हो या आपकी कोशिश संसद को ना चलने देने की, उसके चलते नुकसान किसका होता है? वो देश का, आपका और मेरा। इस बारे में भी थोड़ा सोचिए। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।